मैंने जब अपनी बेटी की पीठ पर जूते पोंछते हुए उसके पति को देखा तब मेरे हाथ कांप गए। निशा फर्श पर लेटी थी, दरवाजे के पास फटी सलवार में, गंदे कपड़ों में। समीर ने अपने महंगे जूते उसकी पीठ पर रगड़े और अपने मेहमानों के हंसते हुए कहा, यह हमारी पागल नौकरानी है, बीच बीच में ऐसी हरकतें करती है। 8 लोग बैठे थे डाइनिंग टेबल पर, सब हंस रहे थे। किसी ने नहीं पूछा कि यह नौकरानी है कौन, क्यों सो रही है यहाँ। मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, जिसे मैंने 28 साल अपने खून पसीने से पाला था। और उन्हें क्या पता था कि मैं कौन हूँ। समीर को क्या पता था कि जिस साधारण माँ को उसने हमेशा नज़रअंदाज किया, वह 28 साल से हर महीने 500 से ज़्यादा खातों का एडिट करती है। मुझे जाली दस्तखत पहचानने में 15 सेकंड लगते हैं। मुझे पता है कि धोखाधड़ी के कागजात कैसे दिखते हैं, और मुझे यह भी पता था कि अब वक्त आ गया था सब कुछ खत्म करने का। वह शाम मुझे आज भी याद है जैसे कल की बात है। मैं अचानक पहुंची थी गोमती नगर एक स्टेशन में, समीर के उस फ्लैट पर जो उसने अपने मेहनत से खरीदा बताया था। दरवाजे की घंटी बजाई, अंदर से आवाज़ आ रही थी, हंसी जाग थी। और दरवाजा खोला एक अजनबी ने। मैंने पूछा निशा के बारे में। उसने अंदर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, वो नौकरानी अंदर कहीं होगी। नौकरानी? मेरी बेटी को वही नौकरानी कह रहा था। अगर आप हमारी कहानियाँ से जुड़ रहना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताएगा कमेंट में। मैं अंदर गई। हॉल में 8 लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। समीर मेजबानी कर रहा था, सफ़ेद शर्ट में महंगी घड़ी पहने। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए झुंझुलाहट आई, फिर मुस्कान। अरे मम्मी जी, आप बताया नहीं कि आ रही है। निशा अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है वो? मैंने पूछा। बेडरूम में आराम कर रही होगी, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। पर मेरी नज़र पड़ गई दरवाजे के पास के कोने में। वहाँ फर्श पर कुछ पुराने कपड़ों के ढेर के पास कोई लेटा था। मैं पास गई, दिल की धड़कन रुक गई जब मैंने देखा निशा थी, वो मेरी बेटी। फटी सलवार में बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, सो रही थी फर्श पर जैसे कोई जानवर हो। यह क्या है? मेरी आवाज़ काँप रही थी। समीर ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे वो मम्मी जी, असल में निशा को कभी कभी ऐसे एपिसोड आते हैं। आप जानती ही है ना उसकी मानसिक स्थिति। डॉक्टर ने कहा है कि जब ऐसा होता है तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। और फिर मेरी आंखों के सामने उसने अपने जूते उतारे और निशा की पीठ पर पोंछने लगा। मेहमानों में से एक ने पूछा, यह कौन है भाई? हमारी पागल नौकरानी है, समीर ने कहा। बीच बीच में ऐसी हरकतें करती है, जरा समझ नहीं है इसमें, पर काम अच्छा कर लेती है तो रख लिया है। सब हंस रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि जो मैं उस पल देख रही थी वह सिर्फ शुरुआत थी। मेरा नाम अर्चना भट्ट है। मैं 53 साल की हूँ, लखनऊ के गोमती नगर में रहती हूँ। एक 2 BHK फ्लैट में जो मेरे और मेरे पति ने मिलकर खरीदा था। 20 साल पहले। पति का नाम था राजीव। 3 साल हुए उन्हें गए, किडनी फेल हो गई थी। 8 महीने तक डायलिसिस चला, हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ खर्च हो गया था तब। पर राजीव बच नहीं पाए। उनके जाने के बाद से मैं अकेली हूँ इस फ्लैट में। निशा की शादी हो गई थी उससे 6 महीने पहले। की समीर ने लखनऊ का ही लड़का था, रियल एस्टेट का काम बताया था। बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। मैंने अपनी ज्यादातर जमा पूंजी लगा दी थी। उस शादी में राजीव की बीमारी में जो बचा था वह लगभग सब, बस एक छोटी सी आपातकालीन एफडी बची थी। क्योंकि निशा मेरी एकलौती बेटी थी। मेरी जिंदगी में सीनियर अकाउंटेंट हूँ, गुप्ता मेटल वर्क्स में गोमती नगर में ही थी। फैक्ट्री 28 साल के काम कर रही हूँ। वहाँ हाईवे बनाने की कंपनी है, हैंडल लोग हिज, जब सब मेरा काम है। 500 से ज़्यादा कर्मचारियों के खातों को एडिट करना, हर महीने हर पैसे का हिसाब। मुझे पता होता है कि किसने कहाँ से क्या लिया, किसने क्या दिया, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सब ठीक है। यह काम ने मुझे सिखाया है कि कागजात को कैसे पढ़ा जाता है, दस्तखत को कैसे परखा जाता है, धोखे को कैसे पकड़ा जाता है। और उस शाम जब मैंने अपनी बेटी को फर्श पर देखा, मेरे सारे अनुभव, मेरी सारी समझ सब धुंधली पड़ गई। बस एक माँ बची थी मैं, एक माँ जिसकी बेटी को किसी ने नौकरानी बना दिया था। मैंने समीर से कहा, मैं निशा को ले जा रही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, उसकी दवाइयाँ का असर है। डॉक्टर ने नई दवाई दी है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। कौन सी दवाई? कौन सा डॉक्टर? साइकेट्रिस्ट। मम्मी जी, आपको पता ही है ना, निशा को कभी कभी वह अजीब हरकतें करती है तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया।
अब ट्रीटमेंट चल रहा है। मेहमान सब सुन रहे थे, कुछ सहानुभूति से सिर हिला रहे थे। एक औरत ने कहा, आजकल की लड़कियों को तो मानसिक समस्याएं बहुत होती है। अच्छा है कि आप इलाज करवा रहे हैं। मैंने निशा को हिलाया। वो नहीं उठी, गहरी नींद में थी या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। समीर का चेहरा सख्त हुआ। मम्मी जी, आप यहाँ अचानक आकर सीन मत बनाइए। निशा मेरी पत्नी है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। मैं उठी, समीर को सीधे आंखों में देखा और बहुत आहिस्ता से बोली, मैं कल आऊँगी सुबह 10 बजे। अगर निशा ठीक नहीं मिली तो मैं पुलिस के साथ आऊँगी। उसने हंसने की कोशिश की। जैसी आपकी मर्जी मम्मी जी, पर मैंने देखा था उसकी आंखों में झलक डर की सिर्फ एक पल के लिए, पर मैंने देख लिया था। मैं घर आई, उस रात तो नींद नहीं आई। खिड़की के पास खड़ी रही बहुत देर तक, वहीं जहाँ से राजीव का लगाया हुआ छोटा सा बगीचा दिखाता है। तुलसी का पौधा, कुछ गुलाब। राजीव को बागबानी का शौक था। आज भी जब मैं परेशान होती हूँ तो यही आकर खड़ी हो जाती हूँ। उस रात मैंने तय कर लिया था, कुछ तो गड़बड़ है और मुझे पता लगाना है। अगले दिन मैं समीर के घर गई। इस बार दरवाजा खुला तो निशा ने वो ठीक लग रही थी। नहाई धोई साड़ी पहनी, मुस्कुरा रही थी। माँ, आ गई तुम? आओ ना अंदर। अंदर समीर भी था, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मम्मी जी देखिए, मैंने कहा था ना निशा बिल्कुल ठीक है। कल शायद ज़्यादा थक गई थी। वो मेहमानों के लिए खाना बना रही थी पूरा दिन। मैंने निशा से पूछा, तुम ठीक हो? हाँ माँ बिल्कुल। तुम परेशान क्यों हो? कल जरा सिर दर्द था तो दवाई खा ली। नींद आ गई, पर उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे डर या फिर मैं समझ नहीं पा रही थी। समीर ऑफिस चला गया। मैं निशा के साथ रसोई में बैठी चाय पीने। मैंने धीरे से पूछा, निशा सच बता, सब ठीक है ना? हाँ माँ, समीर बहुत अच्छा ख्याल रखता है मेरा। और वो जो दवाइयाँ तुम ले रही हो? निशा का चेहरा बदला। कौन सी दवाइयाँ? समीर ने कहा था साइट्रिटिस की दवाइयाँ। माँ, मुझे किसी साइट्रिटिस के पास नहीं ले गए थे। मैं कोई दवाई नहीं ले रही। तभी मुझे किचन काउंटर पर एक दवाई की शीशी दिखी। मैंने उठाकर देखा, साइकेट्रिक दवाई थी, पर डेट देखी तो एक्सपायर हो चुकी थी। 6 महीने पहले की थी। पर समीर ने कहा था नई दवाई कल रात को, तभी मेरे दिमाग में कुछ खोजा। समीर झूठ बोल रहा था मेहमानों के सामने। यह दवाई असली नहीं थी, यह सब एक नाटक था। पर क्यों? मैंने वही शीशी अपने बैग में डाल ली। निशा से कुछ नहीं कहा, बस हाथ पकड़ा उसका और कहा, बेटा अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। कुछ भी हो, मैं यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर हूँ। उसने सिर हिलाया पर कुछ बोली नहीं। मैं घर लौटी तो सोच में पड़ गई, कुछ तो गलत था। पर क्या अगले हफ्ते जो हुआ उसने मेरी सारी शंकाएं सच कर दी। शादी के बाद के पहले 6 महीने तो सब सामान्य लग रहे थे। निशा खुश थी, समय भी अच्छा दिखाता था। वो रियल एस्टेट में काम करता था, यह बताता था, बड़ी बड़ी बातें करता था अपने प्रॉपर्टी डील्स की। मुझे लगता था कि निशा का भविष्य सुरक्षित है। पर शादी के 6 महीने बाद से कुछ बदलने लगा। निशा कम फोन करने लगी। जब भी आती थकी हुई लगती थी। मैं पूछती थी तो कहती, माँ घर का काम करती हूँ ना तो थकान हो जाती है। पर एक दिन जब मैं उनके घर गई बिना बताए तो देखा कि निशा की बाह पर नीला निशान था। जब पूछा तो बोली गिर गई थी माँ किचन में। समीर तब भी वहीं था। तुरंत बोला, हाँ मम्मी जी, इन्हें जरा ध्यान नहीं रहता, कभी यहाँ लगे कभी वहाँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि संभल कर रहो। पर जिस तरह से उसने यह कहा उसमें ताना था। मेरे सामने ही अपनी पत्नी को नीचा दिखा रहा था। फिर 1 महीने बाद जब निशा मेरे घर आई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में सुजन थी, जैसे रोए हो बहुत। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस समीर का मूड थोड़ा खराब था। क्यों, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है? पैसों की तंगी है थोड़ी। मेरे कान खड़े हो गए। पैसों की तंगी? पर उसने तो बताया था कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। उस दिन के बाद से मैंने नोट करना शुरू कर दिया। हर छोटी बात का 28 साल का अनुभव था मुझे अकाउंट्स में। मैं जानती थी कि जब कुछ गलत होता है तो छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, बस उन्हें पहचाना आना चाहिए। एक डायरी निकाली, उसमें लिखना शुरू किया, हर बात, हर तारीख, हर घटना। पर मुझे नहीं पता था कि असली झटका अभी बाकी था। 2 महीने बाद समीर का फोन आया। बहुत मीठी आवाज़ में बोला, मम्मी जी जरा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो असल में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मौका है, पर उसके लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरा दिल बैठने लगा। कितना?
बस 15 लाख मम्मी जी। मैं जानता हूँ ये बड़ी रकम है, पर यह डील हो गई तो डबल पैसा वापस मिल जाएगा। 3 महीने में मैंने गहरी सांस ली। समीर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है ना, राजीव की बीमारी में सब खर्च हो गया था। पर आपकी तो एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, और घर भी है, आप उसे गिरवी रख सकती है। गिरवी मेरा घर जो राजीव और मैंने 20 साल की मेहनत से खरीदा था, जिसमें हमारी हर खुशी, हर दुख, हर याद बसी हुई थी। मैंने कहा, मुझे सोचने दो। पर मम्मी जी, डील जल्दी क्लोज करनी है, 2 दिन में जवाब चाहिए। मैंने फ़ोन रख दिया। उस रात मैं फिर खिड़की के पास खड़ी रही, राजीव की तस्वीर देखती रही, सोचती रही कि वह होते तो क्या करते। अगले दिन ऑफिस में मैंने अपने साथ साथ काम करने वाले वकील साहब के बात की। हमारी कंपनी में लीगल टीम है, छोटी सी। राघव त्रिवेदी, 45 साल के, बहुत शांत और समझदार इंसान। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने सुना और बोले, देवी जी, एक काम कीजिए, पहले इस समीर को बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। रियल टेस्ट में काम करता है तो कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस होगा। मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ जो रजिस्ट्री ऑफिस में है। 2 दिन बाद राघव जी ने मुझे बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता थी। देवी जी, मैंने चेक किया, समीर धवन ने नाम पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। यह आदमी कोई पक्का रियल एस्टेट डेवलपर नहीं लगता। मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। और एक बात राघव जी ने कहा, मैंने अपने दूसरे दोस्त से भी बात की जो बैंक में काम करता है। समीर धवन पर कई लोन है, छोटे छोटे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी से, कुल मिलाकर करीब 47 लाख का कर्ज। 47 लाख। और देवी जी, एक बात और, आपने जो कहा था कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैंने भी चेक किया। वह सारी प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज है, कुछ उसके नाम पर है भी नहीं, सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी है। मुझे लगा जैसे किसी ने सीने में छुरा घोंप दिया हो। मेरी बेटी, मेरी निशा, उस आदमी से शादी की थी जो एक धोखेबाज था, एक कर्जदार, एक जुआरी शायर। मैंने राघव जी से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर कर लीजिए, कोई भी कागजात पर साइन मत कीजिएगा, और निशा बिटिया का ख्याल रखिए, यह आदमी खतरनाक हो सकता है। मैं घर लौटी तो पूरी रात जाग रही थी, सोच रही थी कि अब क्या होगा, समीर क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगी। निशा का क्या होगा? 2 दिन बाद समीर ने फिर फ़ोन किया। मम्मी जी, आपने सोच लिया? हाँ, मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। फ़ोन पर कुछ देर खामोशी रही, फिर उसकी आवाज़ आई, पहले से ज़्यादा सख्त, ठीक है मम्मी जी, आपकी मर्जी। और फ़ोन कट गया। उसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। अगले हफ्ते निशा का फ़ोन आया, रो रही थी। माँ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़। मैं भागी भागी पहुँची। दरवाज़ा खोला तो निशा की हालत बेखबर चीख निकल गई। उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल बिखरे हुए, साड़ी फटी हुई। वो हिचकिचाया लेकर रो रही थी। क्या हुआ? मैंने उसे गले लगाया। समीर ने मारा मुझे, बोला कि तुमने उससे पैसे देने से मना कर दिया, बोला कि तुम एक स्वार्थी औरत हो जो अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती। मेरा खून खोल उठा। वो कहाँ है? नहीं जानती, कल रात से नहीं आया। मैंने निशा को संभाला, उससे पानी पिलाया, चोटों पर दवाई लगाई, और फिर मैंने निर्णय ले लिया, निशा तू मेरे साथ चल यहाँ से। नहीं माँ, मैं समीर की पत्नी हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ उसे? वो तुझे मारता है निशा, यह गलत है। पर माँ, शादी हो गई है, समाज के क्या कहेंगे लोग? और यहीं पर मुझे समझ आया कि निशा को बचाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। सिर्फ उससे कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे समीर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसकी सारी चालें, उसके सारे झूठ सबको उजागर करना होगा। उस दिन से मैंने अपनी जांच और तेज कर दी। राघव जी की मदद से मैंने समीर के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। पता चला कि वह जुआ खेलता है, ऑनलाइन जुआ, क्रिकेट की सट्टेबाजी, यही से उसका सारा पैसा गया था, और अब वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा था। मैंने अपने फ्लैट के सारे कागजात संभाल कर रखे, बेग को बोल दिया कि मेरे बिना किसी को कोई जानकारी ना दे। पर समीर हार मानने वाला नहीं था। 3 हफ्ते बाद मुझे एक और झटका लगा। एक आदमी आया मेरे घर पर, हाथ में कुछ कागजात थे। आप अर्चना भट्ट है? हाँ, यह आपके लिए लीगल नोटिस है, समीर धवन की तरफ से। मैंने कागजात लिए, पढ़ना शुरू किया तो हाथ कांपने लगे। समीर ने दावा किया था कि निशा ने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से मुझ पर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, और क्योंकि निशा उनकी पत्नी है, इसलिए यह अधिकार समीर के पास है। कागजात में निशा के दस्तखत थे, या कम से कम उसके जैसे
दिखने वाले दस्तखत में तुरंत राघव जी के पास गए। उन्होंने कागजात देखे और कहा, देवी जी, यह दस्तखत असली नहीं लगते। देखिए, यहाँ पेन का प्रेशर अलग है और यहाँ लेटर्स की आकृति यह कोई और है जिसने साइन की है। मेरे 28 साल के अनुभव ने भी यही कहा। मैं रोज दस्तखत देखती हूँ, सैकड़ों हजारों। मुझे पता था कि यह निशा की असली दस्तखत नहीं है। हम उसे चुनौती दे सकते हैं, राघव जी ने कहा, पर उसके लिए हम प्रूफ चाहिए, ठोस प्रूफ। और तब मुझे एक योजना सूझी। मैंने तय किया कि मैं भी सबूत इकट्ठे करूंगी, हर वह चीज़ जो समीर के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। मैंने निशा को भी बिना बताए उसके घर में छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड रख दिया। जब मैं मिलने गई तो सोफे के नीचे छुपा दिया। यह गलत था, मैं जानती थी, पर मेरी बेटी की जिंदगी दाव पर थी। एक हफ्ते बाद जब मैं दोबारा गई तो वह रिकॉर्डर उठा लाई। घर आकर सुना, जो आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी उनसे मेरा दिल दहल गया। समीर की आवाज़, तुम्हारी माँ समझती क्या है खुद को? बूढ़ी औरत, उसके पास जो कुछ है वह तो तुम्हारा ही है, और तुम्हारा मतलब? मेरा निशा की रोती हुई आवाज़, पर समीर, वो मेरी माँ है, मैं उनसे ऐसे कैसे मांग सकती हूँ? तो फिर तैयार रहो, मैं खुद ले लूँगा, देखता हूँ कैसे रोकती है वो। रिकॉर्डिंग में और भी बहुत कुछ था। समीर के दोस्तों से बात, उसके कर्जदारों से बात, सब कुछ। मैंने वह रिकॉर्डिंग राघव जी को सुनाई। उन्होंने कहा, देवी जी, यह बहुत अच्छा सबूत है, पर हमें और भी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स, उसके जुए के सबूत, सब कुछ। अगले 2 महीने मैंने एक जासूस की तरह काम किया। दिन में ऑफिस जाती, रात को सबूत इकट्ठा करती। मैंने समीर को फॉलो किया, कई बार देखा कि वह किन लोगों से मिलता है। एक बार तो मैंने उसे एक सट्टेबाज के ठिकाने पर भी देखा जहाँ क्रिकेट मैच की सट्टेबाजी चल रही थी। मैंने उस जगह की तस्वीरें खींची, वीडियो बनाया। राघव जी के दोस्तों ने बैंक से समीर के अकाउंट की डिटेल निकलवाई। पता चला कि पिछले 6 महीने में उसने लाख जुए में हार दिए थे और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। मैंने निशा से भी धीरे धीरे बात की, उसे समझाया कि समीर क्या कर रहा है। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, पर जब मैंने उसे सबूत दिखाया तो वह टूट गई। माँ, मैंने गलती की, और रोने लगी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर वो मुझे इंसान नहीं समझता, नौकरानी समझता है। मैंने उसे गले लगाया, बेटा, अभी भी देर नहीं हुई, हम साथ मिलकर इससे लड़ेंगे। पर उस समय मुझे नहीं पता था कि समीर की एक और चाल बाकी थी। एक दिन निशा ने फोन किया, घबराई हुई आवाज में, माँ, समीर ने कहा है कि वह इस हफ्ते अपने निवेशकों को डिनर पर बुला रहा है घर पर, और उसने मुझसे कहा है कि मैं किचन में रहूँ, बाहर ना आऊँ। मुझे तुरंत समझ आ गया, वो फिर से कोई नाटक करने वाला था। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तू वैसे ही कर जैसे वह कर रहा है, और मैं भी आऊँगी। पर माँ, समीर ने तुझे बुलाया नहीं है। मुझे बुलावे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी से मिलने आ रही हूँ। उस दिन मैंने तैयारी की, राघव जी से बात की। उन्होंने कहा, देवी जी, अब समय आ गया है, हमारे पास सारे सबूत है, बस एक मौका चाहिए। मैंने कहा, वहाँ मौका मैं बना दूंगी। डिनर वाले दिन मैं शाम 7 बजे पहुंची। समीर को फ्लैट पर, दरवाजा बंद था, अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैंने घंटी बजाई, किसी मेहमान ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर हैरान हुआ। जी, मैं निशा की माँ हूँ, अंदर आ सकती हूँ? वो हिचकिचाया, पर मैं अंदर घुस गई। हॉल में 8 लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। समीर मेज के सिर पर बैठा था, मेजबान की तरह। मुझे देखकर उसके चेहरा सख्त हुआ। मम्मी जी, आप यहाँ? निशा से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? वो अंदर है, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हॉल में नजर दौड़ाई और तब मैंने देखा दरवाजे के पास फर्श पर कपड़ों का ढेर। पास जाकर देखा तो दिल बैठ गया। निशा थी वो, फर्श पर सोए हुए फटे कपड़ों में। यही वही डिनर वाली रात थी जिसकी शुरुआत मैंने आपको पहले बताई थी। समीर ने अपने जूते निशा की पीठ पर पोंछे, मेहमानों से कहा कि यह पागल नौकरानी है। पर उस पल मेरे अंदर जो आग लगी वह बहुत वाली बुझने वाली नहीं थी। मैं वही खड़ी रही, चुपचाप समीर को देखती रही। उसे लगा शायद मैं डर गई हूँ। वो मुस्कुराया, मेहमानों से बोला, मम्मी जी को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, निशा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा। उसने अपनी उंगली से अपने माथे पर गोल घुमाई, दिमागी दिक्कत है ना? मेहमान हंस रहे थे। मैंने फ़ोन निकाला, एक नंबर डायल किया। हेलो, मैंने कहा, मैं अर्चना भट्ट बोल रही हूँ। हाँ, वही एड्रेस, आ जाइए। समीर ने पूछा, किसे बुला रही है आप? मैंने जवाब नहीं दिया, बस निशा के पास बैठ गई। उसके बाल सेड़ने लगी। वो नींद में थी या फिर बेहोश थी, मुझे नहीं पता। 10 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। समीर ने खोला। बाहर राघव जी खड़े थे, उन्हें उनके साथ 2 पुलिस वाले। समीर का चेहरा पीला पड़ गया।
यह क्या है? राघव जी अंदर आए, बहुत शांति से बोले, मैं राघव त्रिवेदी हूँ, अर्चना भट्ट का वकील, और यह पुलिस इंस्पेक्टर मलिक है। मेहमान सब चुप हो गए, खाना छोड़कर देखने लगे। मैं उठी, निशा को वही छोड़कर समीर के सामने गई, उसकी आंखों में देखा और बहुत आहिस्ता से बोली, तुमने सोचा था ना कि मैं एक बूढ़ी बेवकूफ़ औरत हूँ। तुमने सोचा था कि तुम मेरी बेटी को बर्बाद कर दोगे, मेरी प्रॉपर्टी हथिया लोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। समीर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने हाथ उठाकर रोक दिया। 28 साल, मैंने कहा, 28 साल से मैं हर महीने 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को खातों का ऑडिट करती हूँ। मुझे पता है कि जाली दस्तखत कैसे दिखते हैं, मुझे पता है कि धोखाधड़ी के कागजात कैसे होते, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को कैसे पकड़ा जाता है। राघव जी ने एक फाइल खोली, मेहमानों के सामने रखी। यह देखिए, मैंने कहा, यह वो पावर ऑफ अटर्नी के कागजात थे जो समीर ने मुझे भेजे थे। इसमें मेरी बेटी के दस्तखत है, या कम से कम उसके जैसे दिखने वाले दस्तखत, पर यह असली नहीं है। मैंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवाई है, रिपोर्ट यहाँ है। मैंने एक और कागज निकाला, और यह देखिए, समीर धवन के बैंक स्टेटमेंट। पिछले 1 साल में इन्होंने लाख जुए में हारे हैं, ऑनलाइन सट्टेबाजी, क्रिकेट मैच, सब कुछ। मेहमानों में से एक आदमी बोला, पर समीर ने तो हमें बताया था कि वह रियल एस्टेट डेवलपर है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, आपने इन्हें पैसे दिए हैं क्या? वो हिचकिचाया, हाँ, 10 लाख एक प्रॉपर्टी डील के लिए। वो पैसे गए कहाँ? आपको पता है? मैंने पूछा, जुए में आपका इनका इनका सबका समय धवन की जूरी जारी है, एक धोखेबाज और एक घरेलू हिस्सा करने वाला अपराधी। मैंने वॉइस रिकॉर्डर निकाला, प्ले बटन दबाया, समीर की आवाज़ गूंजी, तुम्हारी माँ समझती क्या है खुद को, बूढ़ी औरत। मेहमान सब सुन रहे थे, कुछ की आंखें फटी हुई थी। समीर ने घबरा कर कहा, यह सब झूठ है। मम्मी जी, आप मुझे बदनाम कर रही है। बदनाम? मैंने पूछा, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ, वो सच जो मैंने पिछले 3 महीने से इकट्ठा किया है। राघव जी ने कहा, और अब हम पुलिस से शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, घरेलू हिस्सा के तहत, जाली दस्तखत बनाने के तहत और धोखाधड़ी के तहत। इंस्पेक्टर मलिक ने आगे बढ़कर समीर का हाथ पकड़ा। समीर धवन, आप गिरफ्तार है। समीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, नहीं, यह गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। पर इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहना दी। मैंने मेहमानों की तरफ देखा, आप सब ने आज यहाँ मेरी बेटी को देखा। उसने नौकरानी कहा गया, पागल कहा गया, पर सच यह है कि वह एक शिकार है, समीर की हिस्सा की, उसके झूठ की। और अब मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रही हूँ। मैं निशा के पास गई, उसे हिलाया, मुझे देखा। माँ, उसकी आवाज़ कमजोर थी। हाँ बेटा, मैं हूँ, चल घर चलते हैं। मैंने उसे उठाया, राघव जी ने मदद की। हम बाहर निकले, पीछे से समीर की चीखें आ रही थी, मम्मी जी, आप यह नहीं कर सकती। निशा मेरी पत्नी है। मैं रुकी, पीछे मुड़ी और बहुत ठंडी आवाज में बोली, निशा मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें यह पता होना चाहिए था। उस रात निशा मेरे घर आई, मैंने उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। वो बहुत रोई, मैं उसके साथ बैठ रही पूरी रात। अगले दिन से कोर्ट के चक्कर शुरू हुए। समीर को 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली, उसके घर से और भी सबूत मिले, जुए के, कर्ज के, सब कुछ। पता चला कि समीर पर कई और लोगों के केस भी थे। उन निवेशकों के जिन्हें उसने प्रॉपर्टी डील के नाम पर पैसे लेकर धोखा दिया था। एक करके सब खुलता गया, समीर का पूरा जाल, उसकी सारी चालें, सब कुछ। कोर्ट ने निशा को तुरंत प्रोटेक्शन ऑन ऑर्डर दे दिया। समीर उसके पास नहीं आ सकता था। मैंने तलाक के कागजात भी दाखिल करवा दिए। निशा की तरफ से समीर को के माँ बाप भी आए मुझसे मिलने। उन्होंने माफ़ी मांगी, बोले कि उन्हें पता था कि समीर जुआ खेलता है, पर उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद सुधर जाएगा। मैंने उसने कहा, आपने अपने बेटे की गलतियों को छुपाया और मेरी बेटी को सजा भुगतनी पड़ी। ये माफ़ी काफ़ी नहीं है। समीर को बेल नहीं मिली, उसके पास 1 लाख की जमानत भरने के लिए पैसे नहीं थे। कर्जदार उसके पीछे पड़े थे। 47 लाख वसूलने के लिए उसकी सारी कर्जी प्रॉपर्टी डील्स खुल गई। उसके बिजनेस पार्टनर्स ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी के केस कर दिए। डिनर पार्टी में जो मेहमान थे, उन्होंने पूरे समाज में बात फैला दी। समीर की असलियत सबको पता चल गई। उसके रहने वाली सोसाइटी ने उसे एंट्री बैन कर दी। अखबारों में खबर छपी, रियल एस्टेट ब्रोकर की धोखाधड़ी का भंडाफोड़, और निशा वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने उसने अपनी कंपनी के थेरेपिस्ट के पास भेजा, वो काउंसलिंग लेने लगी।
3 महीने बाद निशा ने मेरी कंपनी के ऑफिस के काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट अकाउंट की पोस्ट पर मैं उसे सिखाती, वो सीखती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। 6 महीने बाद कोर्ट ने तलाक मंजूर कर दिया। निशा आज़ाद हो गई। समीर को 3 साल की सजा हुई, धोखाधड़ी, जाली दस्तखत और घरेलू हिंसा के मामले में। आज जब मैं अपनी किचन की खिड़की के पास खड़ी होती हूँ, शाम को खाना बनाते हैं और बाहर रांची के लगाए हुए बगीचे को देखती हूँ, तो मुझे शांति मिलती है। निशा मेरे साथ रहती है। हम दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, साथ में घर जाते हैं। वो धीरे धीरे पुरानी निशा बनती जा रही है। हंसती है, बातें करती है, सपने देखती है। कल उसने बताया कि उसे प्रमोशन मिला है, अब वह जूनियर अकाउंटेंट बन गई है। मैं लखनऊ में रहती हूँ, गोमती नगर में। आप कहाँ से है? कमेंट में ज़रूर बताएगा। शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूँ किसी दिन। समीर वो जेल में है, उसकी जमानत नहीं हुई। कर्जदार अभी भी उसके पीछे है। जो पैसा उसने लोगों से लिया था वह वापस करना होगा, पर उसके पास कुछ नहीं है। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं। उसके माँ बाप ने भी उसके नाता तोड़ लिया है। बोले कि उन्हें अब उससे कोई लेना देना नहीं। और निशा वो आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे पर मजबूती से। आज सुबह जब हम दोनों ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, निशा ने मुझसे कहा, माँ थैंक यू। मैंने पूछा, किस बात के लिए? मुझे बचाने के लिए, मेरे लिए लड़ने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो मैं नहीं जानती कि क्या हो जाता। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। यह तो मेरा फर्ज था, पर मैं मानती हूँ कि यह सिर्फ कर्ज नहीं था, यह एक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो मुझे लड़नी ही थी और मैं जीती। इस कहानी से मैंने सीखा कि कभी भी किसी को कमज़ोर समझकर नहीं चलना चाहिए, खासकर उन औरतों को जो चुपचाप अपना काम करती रहती है। हम बूढ़े हो सकते हैं, पर बुद्धू नहीं। हमारे पास अनुभव है, ज्ञान है, और सबसे ज़रूरी, हमारे पास अपने बच्चों के लिए लड़ने की ताकत है। मैंने यह भी सीखा कि हर चीज़ का सबूत रखना जरूरी है, कागजात, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। अगर मैंने पिछले 3 महीने सबूत इकट्ठे नहीं किए होते तो शायद मैं समीर को रोक नहीं पाती। और सबसे बड़ी बात मैंने सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आप सच के साथ हैं, अगर आपके पास सबूत है, तो आप जीत सकते हैं। आज जब मैं अपने घर में बैठी हूँ, निशा मेरे पास है, मेरी एफडी सुरक्षित है, मेरा फ्लैट मेरे नाम पर है, तो मुझे राजीव की याद आती है। काश वो होते तो देखते कि मैंने हमारी बेटी को कैसे बचाया। उनकी स्किल्स से जो उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ की थी। राजीव हमेशा कहते थे, अर्चना तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारी नज़र से कुछ नहीं छूटता। और सच में कुछ नहीं छूटा, ना समीर की एक भी चाल, ना उसका एक भी झूठ। आज रात जब मैं दिया जलाऊंगी पूजा के कमरे में, तो राजीव की तस्वीर को देख कर कहूँगी, देखा हमारी बेटी ठीक है। और जिसने उसे तकलीफ दी थी उसे सजा मिल गई। और मुझे पता है कि राजीव मुस्कुरा रहे होंगे, कहीं ऊपर से, गर्व से। यह मेरी कहानी है एक 53 साल की विधवा की जिसने अपनी बेटी को बचाया, अपने अनुभव से, अपनी समझ से और अपने धैर्य से। और अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में हो तो याद रखिएगा, हार मत मानिए, सबूत इकट्ठे कीजिए, कानून का सहारा लीजिए, और सबसे जरूरी अपने बच्चों के लिए लड़िए, क्योंकि एक माँ की ताकत को कभी कम मत आंकिए। हम भले ही सूती साड़ी पहनती हो, भले ही चुपचाप अपना काम करती हो, पर जब अपने बच्चों की बात आती है तो हम आग बन जाते हैं, और वह आग समीर जैसे लोगों को राख कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अगली कहानी जल्द ही आ रही है। धन्यवाद।